दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 32,86,494 हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 7,18,964 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है की 25,06,695 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 60,267 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 7,03,823 मामले हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 3,97,261 मामले, जबकि आंध्र प्रदेश में 3,82,469 और कर्नाटक में 3,04,06, जबकि उत्तर प्रदेश में 2,03,028 मामले हो गए हैं। और बात करें दिल्ली की तो वहां पर 1,65,764, पश्चिम बंगाल में 1,47,775, जबकि बिहार में 1,26,990 और तेलंगाना में 1,11,688 मामले हो गए। दोस्तों बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अयोध्या को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी, मोदी सरकार खर्च करेगी 1 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण पर काम बढ़ने के साथ ही अयोध्या का रूप और भव्य से भव्य होता जा रहा है। केंद्र सरकार तीर्थ नगरी के काया पलट पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। कोशिश यही है कि अयोध्या भगवान राम के आस्थावानों के लिए एक महत्वपूर्ण होने के साथ ही विश्व के पर्यटन नक्शे पर भी अपनी जगह बनाए। इसकी पहचान वैसे ही बने जैसे और दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों की है। आपको बता दें कि ऐसे में एक तरह भगवान राम से जुड़े स्थलों के विकास पर पूरा जोर रहेगा, वहीं अयोध्या को भी वर्ल्ड क्लास आधुनिक सेवाओं से लैस किया जाएगा। रेल, सड़क और वायु हर तरह के संपर्क मार्गों से अयोध्या की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। पूरा प्रयास होगा कि अगर कोई बाहर से अयोध्या आता है तो उसे किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि अगले 5 साल में दुनिया को अयोध्या का ऐसा रूप देखने को मिले कि इसे मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर गिना जाने लगे। एयरपोर्ट, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली जैसा कोई भी मोर्चा हो, सरकार ने अयोध्या और आसपास के इलाकों को चमकाने के लिए कमर कस ली है। दोस्तों आने वाले समय में अयोध्या में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, नीट और जी परीक्षा के खिलाफ सोनिया की अगुवाई में गोलबंद हुए गैर बीजेपी शासित राज्य अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि नीट और जी की परीक्षा के बहाने विपक्षी एकता एक बार फिर से गोलबंद होती दिखाई दे रही है। 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि वे सितंबर में प्रस्तावित नीट और जी परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि महामारी संक्रमण के दौर में वे नीट और जी परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड और असम जैसे राज्य बाढ़ की भयंकर परेशानी से जूझ रहे हैं। बाढ़ से करोड़ों की आबादी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और महामारी संक्रमण रोज ही नए कीर्तिमान स्थापित भी कर रहा है। इसी माहौल में केंद्र सरकार ने नीट और जी की परीक्षाएं आयोजित करवा रही है। इन परीक्षाओं के सेंटर झारखंड जैसे राज्यों के अनेक जिलों में 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस दौरान बसों और ट्रेनों का परिचालन भी बंद है। ऐसे में इन सेंटरों पर गरीब छात्र कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यही कारण है कि देश भर के लाखों छात्र ऐसे समय में परीक्षाओं को आयोजित कराने का विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फिर से कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि नियमों का पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार चाहती है कि 28 लाख छात्र उन्हीं नियमों का पालन करें जिसका अनुसरण करने के बावजूद लाखों भारतीय संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेहद ही सुरक्षित माहौल में रहने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री समेत कई नेता इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसी क्या गारंटी है कि 28 लाख छात्र इसकी चपेट में नहीं आएंगे। दोस्तों इन सभी के बीच अब आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के बढ़े कदम अब रुकने वाले नहीं है, क्योंकि एनटीए ने ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब परीक्षाओं में अब कोई भी बदलाव संभव नहीं है और ये तय तारीखों पर ही होगी। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या ये परीक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये परीक्षाएं रद्द हो जाएं और छात्रों को सुरक्षित माहौल मिले तो आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंच सके और सरकार सही निर्णय ले सके। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि आपके घर में भी कई लोग ले रहे हैं किसानों वाली 2-2 हजार की किस्त, तो हो सकती है जांच।
दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके घर में भी कई लोग एक साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर जांच के बाद उन पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद किसानों को इस योजना का लाभ मिले, लेकिन जरूरतमंद किसानों के साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो किसान बन गए हैं, जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे लोगों के नाम जल्द ही इस योजना से हटाने की तैयारी है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का गलत तरीके से फायदा लेने वालों की केंद्र सरकार पहचान करने जा रही है। सरकार को शिकायत मिली है कि बड़े पैमाने पर ऐसे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं जो इसके दायरे में आते ही नहीं हैं। अब एक सिस्टम के तहत इनकी जांच की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारी और सुखी संपन्न लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं, जो कानूनी तौर पर गलत है। सरकार जांच करने वाली है कि ऐसे लोगों की फर्जी एंट्री हुई कैसे। पैन कार्ड के जरिए मौजूदा लाभार्थियों की जांच की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग 2000 रुपए की किस्त पा रहे हैं जो खुद इनकम टैक्स भरते हैं और उनकी आय भी ज्यादा है। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ एक ही घर और एक ही परिवार में कई लोग ले रहे हैं, जो नियम के खिलाफ है। नियम के मुताबिक इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान के नाम पर खेत होना जरूरी है। यही नहीं, अगर जमीन किसान के दादा या पिता के नाम पर है तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि छठी किस्त पा चुके लाभार्थियों के मन में अब एक सवाल होगा कि 7वीं किस्त कब जारी की जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि योजना के नियमों के मुताबिक पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में आती है, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कि सरकार 7वीं किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में कभी भी जारी कर सकती है। किस्त जारी करने के लिए कोई भी फिक्स्ड डेट तय नहीं होती, हालांकि महीने फिक्स्ड किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको भी इस योजना का लाभ मिलता है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि न टोकन न कैश ट्रांजैक्शन, सितंबर में ऐसे शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में पहले की तुलना में इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। ऐसे में दिल्ली की लाइफलाइन यानी कि दिल्ली मेट्रो के दोबारा चलने की चर्चा अब तेज हो गई है। गृह मंत्रालय जल्द ही दिल्ली मेट्रो को दोबारा पटरियों पर दौड़ाने की अनुमति दे सकता है। इस मामले में अनलॉक 4 में इजाजत दी जा सकती है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो के सुरक्षा मानकों पर भी कयास लगने अब शुरू हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों को सिर्फ कैशलेस ही टिकट खरीदनी होगी, यानी कि अब काउंटर से टोकन की व्यवस्था नहीं होगी। यात्रियों को स्मार्ट कार्ड पर ऑनलाइन या फिर कैशलेस रिचार्ज करवाने की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि DMRC के द्वारा तैयार की गई नई SOP के मुताबिक कार्ड को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं होगी। मेट्रो में सफर करने के लिए स्मार्ट कार्ड यानी कि QR कोड की अनुमति होगी। टिकट वेंडिंग मशीन पर भी कैश स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब पालतू कुत्तों के लिए भी ले सकेंगे बीमा पॉलिसी। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आपने तरह तरह की रिटेल बीमा पॉलिसियों के बारे में सुना होगा, लेकिन भारत में पहली बार अपने पालतू कुत्तों के लिए भी आप बीमा पॉलिसी ले सकेंगे। अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलायंस ने इस तरह की पहली रिटेल पॉलिसी लॉन्च की है। आपको बता दें कि रिटेल का मतलब घरेलू स्तर पर जिन लोगों के पास कुत्ते हैं। हालांकि बजाज अलायंस का दावा है कि यह रिटेल में इस तरह की पहली पॉलिसी है। बजाज अलायंस ने इस बारे में कहा कि जो लोग भी पॉलिसी लेना चाहते हैं वह अपने पालतू कुत्ते के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। ये पॉलिसी कुत्तों की 3 महीने से लेकर 10 साल की उम्र तक के लिए होगी और इसका प्रीमियम 300 रुपए से शुरू होगा। दोस्तों अगर आपके पास भी आपका डॉगी है तो अब आप उसका बीमा करवा सकते हैं। और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि धनवान देशों ने कर डाली है 2 अरब कोरोना वैक्सीन की बुकिंग। मदद को मुंह ताक रहे गरीब मुल्क। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी वैक्सीन को लेकर दर्जनों दावों के बावजूद भी एक भी मुकम्मल वैक्सीन बाजार में अब तक नहीं आ पाई है। लेकिन दुनिया के अमीर देशों ने इस वैक्सीन के बनने से पहले ही इसकी 2 अरब डोज खरीद ली है। आपको बता दें कि अगर महामारी की वैक्सीन नजदीकी भविष्य में बन भी गई तो इस असमानता से इसके गरीब राष्ट्रों में पहुंचने की उम्मीद धूमिल नजर आती है। आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक अमेरिका ने 15 अगस्त तक महामारी की वैक्सीन बना रही 6 कंपनियों से 800 मिलियन डोज खरीद ली थी। इसके अलावा इसने 1 अरब वैक्सीन खरीदने का विकल्प अभी खुला रखा हुआ है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो इसने 340 मिलियन महामारी की डोज खरीद रखी है। आबादी के हिसाब से ब्रिटेन ने हर एक नागरिक के लिए 5 वैक्सीन खरीद रखी है। यूरोपीय यूनियन के देश सामूहिक रूप से महामारी की वैक्सीन खरीद रहे हैं। जापान ने भी पहले ही महामारी वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का कोरोना वैक्सीन सबसे पहले आने की संभावना है। आंकलन के मुताबिक कंपनी अगले साल के अंत तक 2.94 अरब खुराक तैयार करेगी। इसका उत्पादन यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ने तो पहले ही अपनी बुकिंग करा रखी है। यहाँ निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों के लिए ये बहुत ही कम हिस्सा बच गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि
रिसर्च में दावा, महामारी का प्रसार रोकने में N95 मास्क सबसे ज्यादा कारगर। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो सहित अन्य अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक N95 मास्क महामारी संक्रमण के प्रसार को घटाने में सर्वाधिक कारगर हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क नहीं पहनने से बेहतर है कि किसी न किसी तरह का मास्क पहना जाए। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि खांसने और छींकने के दौरान हवा में निकलने वाली सूक्ष्म बूंदें संक्रामक रोग के प्रसार का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों आपको बता दें कि रिसर्च में पाया गया है कि N95 मास्क संक्रमण के प्रसार को घटाने के लिए सबसे कारगर उपाय है। ये मास्क खांसने के दौरान मुंह से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों का प्रसार 0.1 और 0.25 मीटर के बीच सीमित कर देता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि सर्जिकल मास्क खांसने के दौरान मुंह से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों का प्रसार 0.5 से 1.5 मीटर की दूरी तक सीमित कर पाता है, जो कि N95 की तुलना में काफी अधिक है। आपको बता दें कि मिस्टर सिन्हा का कहना है कि पर्याप्त दूरी ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मास्क फुल प्रूफ नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि कभी भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि देश में खुलने जा रही है पहली ऑनलाइन उधार की दुकान। ग्राहकों को अभी खरीदो, भुगतान बाद में, ये होगी सुविधा। दोस्तों आपको बता दें कि फिनटेक कंपनी देश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है जो पहली ऑनलाइन उधार की दुकान होगी और इसकी शुरुआत 28 अगस्त से होगी। आपको बता दें कि कंपनी ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये दुकान 28 अगस्त से चालू हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि देश के 2 टियर, 3 टियर, 4 टियर और 5 टियर शहरों में ग्राहकों को अभी खरीदो, भुगतान बाद में की सुविधा प्राप्त होने जा रही है। वे बगैर ब्याज या प्रोसेसिंग फीस के ही खरीदारी कर सकेंगे। दोस्तों आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई साइट शुरू होती है तो क्या आप खरीदारी करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पटरी पर लौट रही है जिंदगी। महामारी काल में एक दिन में करीबन 1 लाख यात्रियों ने भरी उड़ान। दोस्तों आपको बता दें कि देश का विमानन क्षेत्र धीरे धीरे पटरी पर आता दिखाई दे रहा है और मंगलवार को हवाई यात्रियों की संख्या पूर्णबंदी के बाद पहली बार 99,000 के पार पहुंच गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 25 अगस्त को 984 उड़ानों में 99,558 यात्रियों ने सफर किया। ये 25 मई को नियमित घरेलू विमान सेवा होने के बाद यात्रियों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 24 अगस्त को पहली बार घरेलू उड़ानों की संख्या 1000 को पार कर रही थी। सोमवार को 1012 उड़ानों में 95,850 यात्रियों ने सफर किया था। दोस्तों इन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि अब महामारी से लोगों का डर निकलता जा रहा है और लोग ज्यादा यात्रा कर रहे हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कुवैत लेकर आ रहा है नया कानून। 8 लाख से ज्यादा भारतीयों के वीजा पर संकट। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है और अभी भी इससे राहत नहीं मिली है। इस बीमारी के खत्म होने का कोई भी जरिया फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा और आगे का पता नहीं। इस महामारी से विश्व की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों की स्थिति और खराब हो गई है। इसी बीच महामारी काल में कुवैत एक नया कानून लेकर आ रहा है जिसका असर 8 लाख से ज्यादा भारतीयों पर पड़ सकता है। बताया ये जा रहा है कि कुवैत देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए इस सख्त कदम को उठाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक कुवैत की राष्ट्रीय सभा ने प्रवासी कामगारों की संख्या को सीमित करने के लिए एक मसौदा तैयार कर लिया है और इसे आने वाले 6 महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इसके नए मसौदे में कुछ खास वीजा की मान्यता रद्द करने का भी प्रस्ताव है। आपको बता दें कि इस कानून की 10 अलग अलग श्रेणियों में कोटा सिस्टम पर छूट दी जाएगी। ये घरों में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ, शिक्षक और जीसीसी के नागरिकों को मिलेगा। आपको बता दें कि 60 साल से ऊपर के उम्र वालों को वर्क वीजा नहीं मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सस्ते हो सकते हैं 2 व्हीलर। वित्त मंत्री ने दिए हैं जीएसटी घटाने के संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि एमएसएमई सेक्टर को जीएसटी में बड़ी राहत देने के बाद अब केंद्र सरकार ऑटो सेक्टर खासकर दुपहिया वाहन उद्योग के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात के संकेत दिए हैं कि 2 व्हीलर पर जीएसटी की दरों को कम किया जा सकता है। इस समय दुपहिया वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वस्तु और सेवा कर परिषद 2 पहिया वाहनों पर टैक्स कम करने के उद्योग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ये ना तो लग्जरी सामान में आता है और ना ही डीमेरिट गुड्स है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि वैष्णो देवी माता का दर्शन के लिए आज से कराएं ऑनलाइन बुकिंग। हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध होगा। दोस्तों आपको बता दें कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए बुधवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है। मंदिर परिसर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा लेने के इच्छुक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण और बुकिंग 26 अगस्त से करवा सकते हैं। रमेश कुमार जांगिड़ के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बुकिंग 5 सितंबर तक जारी रहेगा।
जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रेलवे ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, घर बैठे पास करा सकेंगे ट्रेन में रिजर्वेशन। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे ने रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पूर्वोत्तर रेलवे ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए ई पास की सुविधा को शुरू कर दिया है। इस सुविधा के शुरू होने से रेल कर्मचारियों को अब यात्रा पास लेने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी कहीं से भी ई पास ले सकेंगे और इस पास के जरिए अपना टिकट भी बुक करा पाएंगे। आपको बता दें कि ई पास की सुविधा के जरिए IRCTC की टिकटिंग वेबसाइट irctc.co.in के जरिए टिकटों की बुकिंग भी की जा सकेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि किस ड्रग्स पैडलर्स के टच में थी रिया, नार्कोटिक्स विंग निकालेगी पूरी कुंडली। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत मामले में ड्रग एंगल के सामने आते ही कई समीकरण फिर से बदल गए हैं। नेपोटिज्म से लेकर डिप्रेशन तक कई थ्योरी इस केस को लेकर सामने आई है। अब ड्रग एंगल का बाहर निकलना केस को और ज्यादा उलझा रहा है। मामले की जांच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीबी ने इस सिलसिले में एक मीटिंग भी बुलाई। मीटिंग में रिया पर लगे सभी आरोपों पर जांच करने का फैसला हुआ है। ड्रग एंगल के लिहाज से कई ऐसे पहलू हैं जिन पर अब जांच की जाएगी। उन पहलुओं की बात करें तो ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर रिया किन ड्रग्स पैडलर के टच में थी, रिया ने कब और कहां पार्टियां की, एक्ट्रेस कौन कौन से होटल में गई थी, कितनी बार उन्होंने बाहर ट्रैवल किया था। इन सभी सवालों के अलावा रिया के दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। रिया, उनके भाई शोविक और जया साहा की कॉल डिटेल को खंगाला जाएगा और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि कितनी बार ये सब एक दूसरे के टच में थे और कब क्या बातचीत की गई। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज, लॉकडाउन की नई तारीखों का ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज महामारी का संक्रमण रफ्तार पकड़ता जा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में महामारी के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब पश्चिम बंगाल में शिक्षण संस्थानों को 20 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि महामारी के संकट के कारण पिछले कई महीनों से स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद हैं। वहीं महामारी का कहर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की ताजा तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य में 7, 11 और 12 सितंबर को पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या होगी दुगनी। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी का कहर थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली पर भी ये जमकर कहर बरपा रहा है। इसी को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपस बैठक बुलाई, जिसमें कि महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में दिल्ली में टेस्टिंग डबल की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजद में घमासान, तेज प्रताप पिता लालू प्रसाद से मिलने रांची पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। महामारी के संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार कई बदलाव किए हैं। राजद, जदयू और भाजपा विधानसभा चुनाव में मुख्य भूमिका में है और समस्त पार्टियों में शहमात की चालबाजी शुरू हो गई है। इस बीच खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच तेज प्रताप बुधवार को अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची रवाना हो गए। राजद के सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप अपनी महुआ सीट को छोड़कर हसनपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी को लेकर लालू प्रसाद से भेंट करने गए हैं। इधर सूत्र ये भी कहते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप के दिए गए बयान से लालू प्रसाद यादव नाराज बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर उन्हें रांची बुलाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि पोम्पियो ने कहा कि चीनी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की आज से शुरुआत करेगा अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि बुधवार से विदेश विभाग चीन के लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का काम शुरू करेगा। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जो दक्षिणी चीन सागर में विवादित आउटपोस्ट के निर्माण या फिर सैन्यीकरण के लिए जिम्मेदार होंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि श्रीलंका ने कहा कि हम अपनाएंगे इंडिया फर्स्ट अप्रोच, चीन को बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने देश में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच इसको लेकर चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि श्रीलंका अपनी नई विदेश नीति के तौर पर इंडिया फर्स्ट अप्रोच अपनाएगा और नई दिल्ली के सामरिक सुरक्षा हितों की रक्षा करेगा। आपको बता दें कि ये ऐसे पहले विदेश सचिव बने हैं जिनकी सैन्य पृष्ठभूमि है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें 14 अगस्त को विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। कोलंबेज के इस बयान को ड्रैगन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो कि इस द्वीपीय देश में अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों
घंटों के दौरान उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड पर मानसून उग्र रहा। कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज की गई। दक्षिणी राजस्थान पर बीते 24 घंटों तक मानसून का सक्रिय रूप दिखा और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाकी भागों, गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर दर्ज की गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं विदर्भ, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, गुजरात, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।